Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you EVS in class 4. तो बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। अपन ने चैप्टर 5 अपनी पिछली क्लास में पढ़ना शुरू किया था, जिसका नाम था वर्क एंड प्ले, यानी काम करो और खेलो। इसमें अपन ने पढ़ा था कि एक लड़की होती है जो बताती है कि वो गोवा जाने वाली होती है, उसके पेरेंट्स और उसका भाई जो होता है वो जो है गोवा जाने वाले होते हैं अपने समर वेकेशन के दौरान। पर उनकी जो दादी माँ होती है उसकी तबीयत जो है खराब हो जाती है और फिर जो है वो उनको अकेला नहीं छोड़ पाते, इसलिए वो क्या करते हैं अपनी गोवा की जो ट्रिप होती है उसको कैंसिल कर देते हैं। फिर अपन ने देखा कि जब उसके पापा को लगता है कि उसके भाई बहन, वो दोनों भाई बहन जो है अपसेट है, दुखी है, उदास है, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि अपन का जो है इस बार का समर वेकेशन कहाँ पर गुजरेगा, हमारे इस छोटे से गार्डन के अंदर। और फिर दोनों चिल्ला के बोलते हैं कि गार्डन में किस तरीके से जो है हॉलीडे को बिताया जा सकता है। तो उसके पापा हंसकर उनको बोलते हैं कि, और नाम क्या होता है उन बच्चों का, रिया और संदीप। क्या बताते हैं रिया और संदीप को उसके पापा कि जो है हम क्या करेंगे, आई नीड योर हेल्प इन क्लीनिंग एंड मेकिंग अवर गार्डन ब्यूटीफुल, यानी उनके पापा बोलते हैं कि मुझे हमारे गार्डन को सुंदर बनाने में और अच्छा साफ करने में जो है तुम्हारी मदद चाहिए। फिर वो दोनों जो है उनकी मदद करते हैं। हालांकि उनकी मम्मी जो है टेंशन होती है, उनकी मम्मी को वो चिंतित हो जाती है, पर उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं कि अगर बच्चों को एक प्रॉपर मैनर में प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, टूल्स दिए जाएंगे, तो बच्चे काम को अच्छे से कर पाएंगे। फिर उसके पापा जो है मार्केट जाते हैं, वहां से जो है गार्डनिंग का जो टूल्स होता है जैसे स्कल, शो प्लग और लॉन्ग पाइप और बास्केट लेकर आते हैं। उसके बाद उनका काम शुरू हो जाता है और ऐसे करके वो क्या करते हैं अपने गार्डन को अच्छा बना देते हैं, है ना। क्या करते हैं जो उनके गार्डन में वाइल्ड प्लांट्स जो हो जाते हैं उसका वो क्या करते हैं, उसको तोड़ करके उस किस में डाल देते हैं, एक खड्डे के अंदर डाल देते हैं और फिर उस पर पानी छिड़क देते हैं, जिससे क्या बन जाता है, एक कंपोस्ट बन जाता है। उसको सॉइल के साथ मिला देते हैं और इस तरीके से उनका गार्डन भी अच्छा हो जाता है और उनको क्या मिल जाता है, मैन्योर यानी खाद भी मिल जाती है। फिर अपन ने पढ़ा थे कुछ क्वेश्चन के, व्हाट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू बर्न ड्राइड लीव्स एंड ग्रास, ये क्यों जरूरी है कि हम जो है सूखी घास को और पत्तियों को ना जलाए। तो अपन ने लिखा था बिकॉज इट लीड्स टू एयर पॉल्यूशन, हेल्थ प्रॉब्लम एंड हेरेजियस, क्योंकि ये जो है इससे क्या होता है, एक तो वायु प्रदूषण होता है और हमारे लिए जो हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है और ये खतरनाक भी हो सकता है। फिर सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज अ कंपोस्ट पिट, कंपोस्ट पिट क्या होता है, तो इसका आंसर अपन ने लिखा था compost pit prepared by decomposing plant and food waste and recycling organic materials. What is a biodegradable waste, थर्ड क्वेश्चन क्या था, what is a biodegradable waste, यानी मैंने आपको बताया था बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, जो खुद से ही एक सड़ जाता है और वापस मतलब प्राकृतिक रूप से वो सड़ जाता है और वापस धरती में मिल जाता है, तो उसको अपन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। और इसके अपन ने डेफिनेशन लिखी थी, biodegradable waste is any product that can be easily broken down naturally by water, oxygen and the sun rays. Fourth question है mention the things that are required to turn the waste into manure, यानी आपको जो है वेस्ट मटेरियल को खाद में बदलना है, तो आपको जो है कौन सी दो चीजों की जरूरत होगी। तो अपन ने लिखा था वेट एंड ड्राई वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील्स एंड काउ डंग, है ना। तो सूखा और गीला कचरा जैसे सब्जी और फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, और सेकंड अपन ने काउ डंग यानी काउ का गोबर। यहाँ तक अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में अपन यहाँ जो 24 पेज पर ऊपर का पैराग्राफ है यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। मोस्ट चिल्ड्रन हेल्प एट होम, ज्यादातर बच्चे अपने घरों पर मदद करते हैं। दे मे पील द पोटैटोज, वो क्या करते हैं आलू को छीलते हैं। शेल पीस और ड्राई लेडीज फिंगर विद अ नैपकिन, और क्या करते हैं मटर को छीलते हैं और जो लेडी फिंगर्स यानी जो भिंडी होती है उसको नैपकिन से सुखाते हैं। सम चिल्ड्रन बाय ब्रेड, एग्स, मिल्क और सम अदर गुड्स फ्रॉम द नेबरहुड शॉप, कुछ बच्चे जो है ब्रेड, अंडे, दूध और कुछ अलग अलग तरह के सामान जो है अपने पड़ोस की दुकान से लेकर आते हैं। मैनी चिल्ड्रन वाटर द प्लांट्स और क्लीन देयर रूम्स, बहुत से बच्चे पौधों को पानी देते हैं और अपना कमरा साफ करते हैं। ऑल चिल्ड्रन हेल्प देयर फैमिली, सभी बच्चों को अपने परिवार की मदद करनी चाहिए। द जॉय ऑफ डूइंग समथिंग फॉर द फैमिली इज ग्रेट फन, यानी परिवार के लिए कुछ करने की खुशी बहुत मजेदार होती है ना। जब अपन भी अपनी फैमिली की कोई ना कोई मदद करते हैं तो हमें भी खुशी होती है। वैसे यहाँ पर लाइन लिखी है द जॉय ऑफ डूइंग समथिंग फॉर द फैमिली इज ग्रेट फन, यानी परिवार के लिए कुछ करने की खुशी बहुत मजेदार होती है। अब नेक्स्ट क्लास डिस्कशन अबाउट द कोर्स डन एट होम।
तो यहाँ पर कुछ क्लास डिस्कशन करना है, आपको क्लास में डिस्कस करना है कामों के बारे में। कोर्स का मतलब क्या होता है? काम। तो कोर्स का मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे काम। तो यहाँ पर आपको बताना है क्लास डिस्कशन अबाउट द कोर्स डन एट होम, यानी घर पर जो है कौन कौन से काम आप करते हो उसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट है व्हाट कोर्स डू यू डू एट होम, कौन कौन से काम है जो आप घर पर कर सकते हैं। व्हाट टास्क डू यू एंजॉय द मोस्ट, कौन से काम को करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आता है। डू योर पेरेंट्स डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ गर्ल्स जॉब एंड अ बॉयज जॉब, क्या आपके जो माता पिता है वो एक लड़कियां का क्या काम कर सकते हैं और लड़के क्या काम कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में भेदभाव करते हैं। डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या हो गया? भेदभाव करना। एंड फोर्थ, हाउ डज योर फादर हेल्प इन द किचन, आपके जो पापा है वो किस तरीके से किचन में यानी रसोई में मदद करते हैं। मोस्ट हाउसहोल्ड कोर्स कैन बी मेड इनटू अ गेम फॉर द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स, तो अधिकांश घरों के जो काम होते हैं कामों को बच्चों और माता पिता के लिए एक खेल बना दिया जा सकता है। द पेरेंट्स वेलकम द चिल्ड्रन हेल्प इन लुकिंग आफ्टर द होम एंड द फैमिली, तो जो माता पिता होते हैं उन्हें अपने बच्चों की सहायता को क्या करना चाहिए? घर की देखभाल के लिए और फैमिली की देखभाल करने के लिए जो बच्चे उनको हेल्प करते हैं उसको उन्हें वेलकम करना चाहिए। मोर ओवर इट इज अ वंडरफुल ट्रेनिंग फॉर द चिल्ड्रन, इसके अलावा ये बच्चों के लिए एक अलग तरह का प्रशिक्षण है। वंडरफुल यानी अद्भुत, अलग तरीके का प्रशिक्षण यानी सीखना, ट्रेनिंग। अगर बच्चे घर के काम करने में मदद करेंगे तो ये उनके लिए क्या होगी? एक अच्छी ट्रेनिंग होगी, वंडरफुल ट्रेनिंग होगी। मोर ओवर इट इज अ वंडरफुल ट्रेनिंग फॉर द चिल्ड्रन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अपन बोल सकते हैं कि इसके अलावा, मोर ओवर यानी इसके अलावा, यह बच्चों के लिए एक अद्भुत प्रशिक्षण है। दे लर्न टू अप्रिशिएट एंड रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी कोर्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे जो है हर काम की सराहना और सम्मान करना सीखते हैं। दे लर्न टू अप्रिशिएट एंड रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी कोर्स, यानी कि वे हर काम की सराहना और सम्मान करना सीखते हैं। अब नेक्स्ट है गेम इन द नेबरहुड, यानी जो है पड़ोस में खेले जाने वाले गेम्स के बारे में यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट है लुक एट द पिक्चर द चिल्ड्रन आर प्लेइंग खो खो, तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दे रखी है जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं? खो खो खेल रहे हैं। अ ट्रेडिशनल गेम ऑफ इंडियन इट इज लाइक अ कबड्डी, और खो खो क्या होता है? यह एक ट्रेडिशनल गेम होता है यानी पारंपरिक गेम है, खेल है इंडिया का। किसका? ये अपन के भारत का क्या है? एक पारंपरिक खेल है, खेल का नाम है खो खो। इट इज लाइक अ कबड्डी, और ये किसकी तरह है? एकदम कबड्डी के खेल के जैसा है। इट इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ 12 प्लेयर ईच, तो जो खो खो का खेल है वो 2 टीम्स में के बीच में खेला जाता है, जिसमें क्या होते हैं? 12 प्लेयर्स होते हैं, यानी हर एक टीम में 12 प्लेयर होंगे और कुल मिला के इसमें 2 टीम्स होगी विथ 9 एक्चुअल प्लेयर्स, यानी कि एक टीम में होंगे तो 12 प्लेयर्स, पर मैदान में खेलने के लिए सिर्फ 9 प्लेयर्स जाएंगे, 3 प्लेयर्स जो होंगे वो एक्स्ट्रा में होंगे। Who try to avoid being touched by member of the opposite team, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी विरोधी टीम के सदस्यों द्वारा जो है छुए जाने से बचने की कोशिश करते हैं। वन टीम द चेजर सिट्स ऑन नीज इन अ रो, तो जो एक टीम होती है फर्स्ट टीम का नाम क्या होगा? उसको बोलेंगे चेजर। तो चेजर जो होते हैं वो अपने घुटनों पर एक लाइन बनाकर बैठते हैं, तो आप देख सकते हो पिक्चर में यहाँ पर ये बच्चे जो बैठे हैं ये कौन है? इनको अपन बोलेंगे चेजर। सिट्स और नील्स इन अ रो, तो कैसे बैठे होते हैं? ये अपने जो है घुटनों पर बैठे होते हैं एक रो बनाकर यानी लाइन बनाकर। विथ अल्टरनेट प्लेयर्स फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, और जो ये 9 प्लेयर्स होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बैठे होंगे। जैसे ये बच्चे यहाँ, इसका मुंह इस तरफ है, ये बच्चा इधर सामने देख रहा है, ये बच्ची उस तरफ देख रही है, ये वापस सामने देख रहा है, ये बच्ची उस तरफ देख रही है, ये सामने देख रहा है और ये उस तरफ देख रही है, यानी तो 9 प्लेयर्स होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बैठेंगे। द अदर टीम द रनर, अब जो दूसरी टीम होगी उसको अपन कौन सी टीम बोलेंगे? द रनर टीम। जो बैठने वाली टीम है उसको अपन बोलेंगे चेजर, और जो खड़ी है यानी जो भागने वाली टीम है उसको अपन बोलेंगे रनर। मे सेंड 2 और 3 प्लेयर्स टू द कोर्ट एट द टाइम, और तो रनर जो टीम होती है वो अपने
टीम में से क्या करती है, 2 या 3 प्लेयर्स को खेलने के लिए भेजती है, कहाँ पर, कोर्ट में। तो ये क्या है, एक कोर्ट है जहाँ पर जो चेजर टीम के लोग बैठे हुए हैं और रनर टीम क्या करेगी, कोर्ट में क्या करेगी, 2 या 3 प्लेयर्स को भेजेगी। द मोटिव फॉर द सिटिंग टीम इज टू ट्राई एंड टैग टच द ओपोनेंट्स। तो जो बैठने वाली टीम है, जो सिटिंग टीम है, यानी जो चेजर की टीम है, उनका क्या काम है, उनका मकसद है कि वो सामने वाली टीम यानी जो उनकी प्रतिद्वंदी है उनको टैग करे यानी छुए, ठीक है, उनको हाथ लगाकर उन्हें क्या करना है, आउट करना है। द मोटिव फॉर द सिटिंग टीम इज टू ट्राई एंड टैग टच और पैट द ओपोनेंट्स। तो टच और पैट यानी या तो हाथ लगाना, टच यानी हाथ लगा देना, और पैट यानी छूना, ठीक है। तो टच यानी अपन बोल सकते हैं छूना, और पैट यानी उनको हाथ लगाना है। तो जो बैठने वाली टीम है उनका मकसद क्या है, जो रनर टीम के जो खिलाड़ी आएंगे उनको टच या पैट करना है। तो ओपोनेंट्स का मतलब हो जाएगा प्रतिद्वंदी। द चेजर कैन ओनली रन इन वन डायरेक्शन एंड कैन नॉट कट अक्रॉस द सीटर्स। अब जो चेजर टीम होगी, जैसे ये देखो यहाँ पर ये सारी चेजर टीम है और ये भी एक चेजर टीम का क्या है चेजर टीम में से ही एक जो है प्लेयर होगा वो रनर टीम के जो प्लेयर्स होंगे उनको पकड़ेगा। अब यहाँ पे एक रूल लिखा हुआ है कि द चेजर कैन ओनली रन इन वन डायरेक्शन। तो जो चेजर होगा यानी चेजर का जो चेजर टीम का जो प्लेयर होगा वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जो है दौड़ सकता है। जैसे ये कैसे दौड़ेगा, अगर ये दौड़ना चाहे तो ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में दौड़ पाएगा। अगर ये दौड़ना चाहेगा तो ये इस डायरेक्शन में दौड़ेगा, फिर ऐसे घूमकर इसको वापस ऐसे आना होगा। अब नेक्स्ट है एंड कैन नॉट कट अक्रॉस द सीटर्स। और अगर ये ऐसे नहीं भाग सकता, इसको एक डायरेक्शन में जाना, ये इस तरीके से नहीं भाग सकता। अगर ये चेजर है तो ये इस नहीं भाग सकता, ये यहाँ से गुजर के यहाँ से गुजर के यहाँ से गुजर के इस तरीके से नहीं भाग सकता, इसको सीधा भागना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द चेजर कैन ओनली रन इन वन डायरेक्शन एंड कैन नॉट कट अक्रॉस द सीटर्स। They have to run round the entire row to reach the other side. तो उसे जो है दूसरी तरफ पहुंचने के लिए पूरी पंक्ति का जो है चक्कर लगाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, They have to run round the entire row to reach the other side। यानी उसको अगर दूसरी ओर जाना है, दूसरी तरफ पहुंचने के लिए उसे पूरी पंक्ति का, पूरी रो का, पूरी लाइन का एक चक्कर लगाना पड़ेगा। The chaser touch the sitters he she wants who is near the target। तो जो चेजर होता है वो किसको टच कर सकता है, अब ये जो चेजर है भागने वाला, जैसे इसने इसको टच किया, क्यों टच किया, ताकि जो इस रनर के जो टारगेट के पास होगा उसको ये टच करेगा, और टच करेगा उसको क्या बोलेगा, शाउट बोलेगा खो। जैसे ये चेजर का प्लेयर है, इसने इस प्लेयर को टच किया, क्या किया, टच किया, तो ये टच करेगा तो क्या बोलेगा, खो बोलेगा। क्या बोलेगा, खो बोलेगा। क्यों बोलेगा, ताकि इसको पहले तो इसकी जो बैक है उस पर पैट करेगा यानी छुएगा और बोलेगा खो। फिर क्योंकि ये इसके पास है, टारगेट के पास है, तो ये इसके पीछे दौड़ेगा और इसको पकड़ने की कोशिश करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ था द चेजर टच द सीटर्स शी वांट्स हु इज नियर द टारगेट एंड शाउट्स खो। तो ये वाला जो चेजर है, अगर इसको देना है बारी, तो इसको पहले टच करेगा, खो बोलेगा, और फिर ये इसके पीछे दौड़ेगा और ये इसकी सीट पर आकर बैठ जाएगा। द ऑब्जेक्टिव इज टू टैग ऑल द ओपोनेंट्स इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है द ऑब्जेक्टिव इज टू टैग, यानी कि जो इसका उद्देश्य सभी विरोधियों को कम से कम समय में जो है टैग करना है। यानी जो रनर टीम के प्लेयर्स आएंगे वो अगर कम से कम समय में जो है आउट हो जाएंगे, उनको टैग कर लेंगे, पकड़ लेंगे, तो इनका मकसद ये होता है। इफ द अदर टीम टेक्स लॉन्गर द फॉर्मर टीम विन्स। अगर दूसरी टीम जो है पहली वाली टीम से ज्यादा समय ले देती है तो जो पहली वाली टीम होगी वो जीत जाएगी, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के जो खो खो का गेम होता है 9 प्लेयर्स होंगे इसमें, हालांकि 12 प्लेयर्स होते हैं पर खेलने के लिए सिर्फ 9 प्लेयर्स चाहते हैं। बैठने वाली टीम को अपन चेजर बोलेंगे, और जो दौड़ने वाली टीम है जिसमें जो रनर टीम होगी वो क्या करेगी, अपने 2 खिलाड़ियों या 3 खिलाड़ियों को भेजेगी, 2 या 3 प्लेयर्स को भेजेगी। फिर ये दौड़ेंगे। जो रनर होता है वो कहीं भी दौड़ सकता है, पूरे ग्राउंड में वो कहीं भी दौड़ सकता है पर जो चेजर होता है उसको दौड़ने के लिए एक पूरी लाइन को
पहले पार करना होगा, यानी उसको दूसरी तरफ पहुंचने के लिए पूरी पंक्ति का क्या करना होगा, पूरी लाइन का चक्कर लगाना पड़ेगा। और जो रनर होता है वो कहीं भी दौड़ सकता है, वो यहाँ पर भी दौड़ सकता है, वो ऐसे भी दौड़ सकता है, इस लड़की को पार करके भी दौड़ सकता है। कौन, रनर। पर चेजर को पूरी जो है लाइन पार करके फिर उसको दौड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रूल्स ऑफ खो खो, यानी खो खो को खेलने के नियम क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है द चेजर हैज टू रन इन द डायरेक्शन दैट हिज हर शोल्डर एंड फेस आर फेसिंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो चेजर होगा वो उस दिशा में उसको दौड़ना होता है जिस दिशा में उसका कंधा और चेहरा सामना कर रहा होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको पिक्चर दिख रही है, जैसे इसको कोई खो करता है, ये जो लड़का है इसको कोई खो करता है, ठीक है, इसको इसके शोल्डर पर पैट करता है और खो बोलता है। तो जब ये दौड़ेगा तो इसको अपनी जिस डायरेक्शन में इसका मुंह है उस दिशा से, यानी आगे की ओर, यहाँ से इसको दौड़ना शुरू करना होगा। ये अगर यहाँ से दौड़ेगा तो ये गलत है, ये कहाँ से दौड़ेगा, इसको अपने फेस और शोल्डर की जो डायरेक्शन होगी वहां से दौड़ना इसको शुरू करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप, यानी कि इसका अगर फेस इस साइड है तो इसको यहाँ से दौड़ना है। अगर इसका फेस, जैसे इस लड़की का फेस यहाँ पर है तो ये यहाँ से दौड़ेगी, और इस लड़के का यहाँ से है फेस, मतलब इस डायरेक्शन में इसका फेस है तो इसको यहाँ से दौड़ना होगा। तो रूल नंबर फर्स्ट था द चेजर हैज टू रन इन द डायरेक्शन दैट हिज हर शोल्डर एंड फेस आर फेसिंग, यानी जो चेजर होता है उसको उस दिशा में दौड़ना होता है जिस दिशा में उसका कंधा और चेहरा होता है। सेकंड है इफ ही शी वांट्स टू चेंज द डायरेक्शन देन द पोल हैज टू बी टच बिफोर चेंजिंग द डायरेक्शन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर जो है जैसे चेजर है उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, बदलनी है, तो पहले उसको क्या करना होगा, दिशा बदलने के लिए पहले उसे डंडे को यानी पोल को छूना होगा। अब डंडा कहाँ पे, ये यहाँ पर पोल लगा हुआ है, पोल देख सकते हो आप। तो अगर इसको क्या करना है, ये जैसे इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, इसको ये डायरेक्शन चेंज करनी है और इस डायरेक्शन में दौड़ना है, तो ये क्या करेगा, पहले पोल को टच करेगा, उसके बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये रूल नहीं माना जाएगा। तो अगर उसको डायरेक्शन चेंज करनी है चेजर को, जैसे कि मैंने आपको बताया चेजर एक ही जो उसको दौड़ना है तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए पूरी लाइन उसको पार करनी होती है। अगर वो अपना डायरेक्शन चेंज करना चाहता है तो उसको पहले पोल को हाथ लगाना होगा, फिर अपनी डायरेक्शन उसको चेंज करनी पड़ेगी। तो सेकेंड रूल अपना ये हो गया। अब नेक्स्ट, इफ द चेजर वॉन्ट्स टू गिव पास टू अदर he she has to go back to the person and ask him her to go। यदि चेजर जो है दूसरे को पास देना चाहता है यानी उसको खो बोलना चाहता है तो उसे उस व्यक्ति के पास वापस जाना होगा और उसे जाने के लिए कहना होगा। जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में बताया था, ये लड़का है, इसको इस लड़की को पकड़ना है। अब ये दौड़ना नहीं चाहता तो ये इस लड़के को खो बोलेगा, पहले इसके पास जाएगा, इसको टच करेगा, खो बोलेगा, फिर ये लड़का जो है इस लड़की के पीछे इसको पकड़ने के लिए भागेगा। तो रूल था कि थर्ड रूल क्या था अपना कि इफ द चेजर वांट्स टू गिव पास टू अदर ही शी हैज टू गो बैक टू द पर्सन एंड आस्क हिम हर टू गो। यानी यदि चेजर दूसरे को पास देना चाहता है यानी उसको खो बोलना चाहता है तो उसे उस व्यक्ति के पास यानी उस प्लेयर के पास जाना होगा और उसे जाने के लिए कहना होगा। फोर्थ है द रनर कैन रन एनीवेयर इन द स्पेसिफाइड ग्राउंड। तो जो रनर होता है, जो भागने वाला होता है, यानी ये लड़की, ये पूरे ग्राउंड में कहीं पर भी दौड़ सकती है, ठीक है, ये दूर भी दौड़ सकती है। तो जो रनर टीम का प्लेयर होता है जो रनर होता है वो पूरे ग्राउंड में कहीं पर भी दौड़ सकता है। फिफ्थ है द रनर हैव टू एंटर इन ग्रुप्स ऑफ 3। और जो रनर होते हैं वो 3 के समूह में आते हैं। जब गेम खेलने आते हैं तो मैंने जैसे आपको यहाँ पर भी बताया था कि 2 या 3 के समूह में आते हैं। द अदर टीम मे सेंड 2 और 3 प्लेयर्स इन द कोर्ट एट द टाइम। तो यहाँ पर रूल लिखा हुआ है 2 या फिर 3 जो होते हैं प्लेयर्स वो आ सकते हैं कोर्ट में। ड्यूरिंग द समर वेकेशन यू कैन मेक अ खो-खो टीम टू प्ले विद द टीम फ्रॉम अनदर स्ट्रीट कॉलोनी विलेज। तो ये बोल रहा है कि जब आपकी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान जो है आप ये खो खो की टीम बनाना और अपने दूसरी गली के, दूसरी कॉलोनी के या दूसरे गांव की टीम के साथ आप खेलना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया है कि खो खो का जो गेम होता है वो क्या है। ये अपना ट्रेडिशनल गेम है इंडिया का, यानी पारंपरिक खेल है। इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं, होते 12 हैं, पर जो खेलते हैं वो सिर्फ जो है 9 खिलाड़ी यानी 9 खिलाड़ी ही खेल सकते हैं, 3 एक्स्ट्रा में होते हैं। और
बैठने वाली टीम को चेजर बोलते हैं, दौड़ने वाली टीम को क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। अब नेक्स्ट है गेम एट स्कूल, यानी अपन स्कूल में कौन कौन से गेम्स खेल सकते हैं। चिल्ड्रन लव टू प्ले अ वैरायटी ऑफ गेम्स विद देयर क्लासमेट्स एट स्कूल। तो जो बच्चे होते हैं उन्हें अलग अलग तरह के गेम्स खेलना अपने क्लासमेट्स के साथ स्कूल में बहुत ही अच्छा लगता है। द गेम्स पीरियड इज एग्रेली लुक फॉरवर्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन। और बहुत से बच्चों के द्वारा जो है जो गेम का पीरियड होता है उसका बेसब्री से उनका इंतजार रहता है। मैनी स्कूल हैव स्पेशल कोच टू ट्रेन द चिल्ड्रन इन वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट। और बहुत से स्कूलों में जो है हर गेम के लिए एक अलग अलग तरह के कोचेस भी रखे जाते हैं जो बच्चों को उस गेम के लिए ट्रेन कर सके, यानी ट्रेनिंग दे सके। अब यहाँ पर है हॉकी गेम। हॉकी गेम के बारे में अब हम पढ़ेंगे। द वर्ड हॉकी कैम फ्रॉम हॉकी द हर्लिंग ऑफ लिटिल बॉल विथ स्टिक्स। तो जो गेम होता है हॉकी का वो किससे खेला जाता है, द वर्ड हॉकी कैम फ्रॉम हॉकी। तो हॉकी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, हॉकी वर्ड बना है हॉकी से, जिसका मतलब होता है कि एक छोटी सी बॉल होती है उसको स्टिक से मारा जाता है। हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। तो जो हॉकी है वो भारत का एक राष्ट्रीय खेल है। कोलकाता वाज होम टू द फर्स्ट हॉकी क्लब इन इंडिया। तो जो कोलकाता है वो हॉकी क्लब का सबसे पहले हॉकी जो है कोलकाता में खेला गया था। तो हॉकी का होम क्या हो गया, कोलकाता। कोलकाता वाज होम टू द फर्स्ट हॉकी क्लब। इसका कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो हॉकी क्लब बना था वो कोलकाता में बना था, फॉलोड बाय मुंबई एंड पंजाब। और उसके बाद मुंबई और पंजाब के द्वारा भी इस गेम को फॉलो किया गया। अब नेक्स्ट है इंडिया प्लेड हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1928 इन ओलंपिक्स। तो जो हॉकी का गेम था वो पहली बार ओलंपिक्स में खेला गया 1928 में इन एम्स्टर्डम। और कहां पर खेला गया था, एम्स्टर्डम में। एंड thus began the golden era of Indian hockey that continued from 1928 to 1956। तो इस प्रकार से जो है भारत में एक सुनहरे युग की शुरुआत हो गई थी जिसमें हॉकी को खेला गया था। लगभग 1928 से 1956 तक जो है हॉकी को खेला गया था। और इस तरह से जो है हॉकी के एक सुनहरे युग की शुरुआत हो गई इंडिया में। इंडिया वॉन 6 कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल्स फॉर हॉकी इन द ओलंपिक। और इंडिया ने यानी भारत ने जो है 6 लगातार गोल्ड मेडल्स भी जीते थे। किसमें, हॉकी में जीते थे। और ओलंपिक्स में, जो ओलंपिक्स के गेम होते हैं उसमें हॉकी ने जो है कुल मिला के 6 यानी 6 जो है कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल यानी लगातार जो उन्होंने 6 मेडल्स जीते थे। प्लेइंग टुगेदर यानी कि साथ साथ खेलना। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम सेपरेट टीम्स फॉर गेम्स स्पोर्ट्स कंपटीशन। तो ये कह रहा है कि बहुत सी खेल जो कंपटीशन होते हैं, खेल की जो प्रतियोगिताएं होती है उसमें अलग अलग टीमों में लड़के और लड़कियां होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टीम आर सीन प्लेइंग टुगेदर इन द पार्क्स, स्कूल एंड एट होम। पर बहुत सी जो टीम्स होती है उसमें लड़के और लड़की साथ में खेलते हुए दिखाई देते हैं। कहाँ पर, जैसे पार्क्स में, स्कूल्स में और होम्स में हमें बहुत से लड़के और लड़कियां जो है टीम में साथ में खेलते हुए दिख जाते हैं। When boys and girls from different religions, regions and economic background play together, they develop confidence, understanding, harmony and respect for one another। तो ये कह रहा है कि जब लड़के और लड़कियां जिनके अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए हैं और जिनकी जो आर्थिक पृष्ठभूमि है, यानी कोई रिच है, कोई मिडिल क्लास है, कोई अपर मिडिल क्लास है, तो वैसे बच्चे जब साथ खेलते हैं तो उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस यानी विश्वास, अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, हार्मोनी यानी सद्भाव और एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट जो होती है वो बढ़ती है। या फिर वो रेस्पेक्ट या सीखते हैं, क्या क्या सीखते हैं, विश्वास सीखते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, सद्भाव की भावना सीखते हैं और एक दूसरे का आदर करना सीखते हैं। अब नेक्स्ट है फन और फाइट्स एट प्ले, यानी कि जब अपन खेलते हैं तो अपन क्या फन और क्या जो है लड़ाइयाँ हो जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। समटाइम्स प्लेइंग टुगेदर रिजल्ट इन फाइट, यानी कभी कभी एक साथ खेलने से लड़ाई हो जाती है। सम चिल्ड्रन स्टार्ट शाउटिंग एंड फाइटिंग विद देयर ओपोनेंट्स इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट और अदर रीजन। तो कई बार ये कह रहा है कि कई बार जो है बहस के चक्कर में तो जो बच्चे होते हैं वो चिल्लाना और लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। किससे, अपने प्रतिद्वंदी से। यानी अपन जैसे टीम में खेलते हैं तो आपकी टीम के जो अपोजिट टीम है उसके प्लेयर्स आपके प्रतिद्वंदी होंगे।
तो ये कह रहा है कि सम चिल्ड्रन आर शाउटिंग एंड फाइटिंग विद देयर ओपोनेंट्स इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट और अदर रीजन। तो कई बार बच्चे जो है बहस के चक्कर में अपने जो प्रतिद्वंदी होते हैं उनके साथ चिल्लाना और लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। बट दिस इज रॉन्ग वे ऑफ सॉल्विंग द डिसएग्रीमेंट। पर ये जो है बहस को खत्म करने का एक क्या है, गलत रास्ता है। द बेस्ट मेथड इज टू ले डाउन एंड राइट द रूल्स इन एडवांस। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि सभी को नीचे बैठना चाहिए और एडवांस में रूल को लिख लेना चाहिए। यानी जो गेम वो खेल रहे हैं उसके पहले से उनको क्या कर लेना चाहिए, रूल्स एडवांस में लिख लेने चाहिए। इफ देयर इज स्टिल सम डिसएग्रीमेंट देन वन कैन डिस्कस द प्रॉब्लम एंड अराइव एट अ सॉल्यूशन। यानी कि अगर उनकी अभी भी कोई कुछ असहमति है, यानी अगर वो मान नहीं रहे, तो कोई समस्या पर चर्चा कर सकता है और समाधान पर पहुंच सकता है। यानी बात कर ली और फिर भी अगर उनको असहमति है, यानी गेम के बारे में, गेम के रूल को लेकर, तो फिर है कोई उनकी समस्या पर बात कर सकता है, चर्चा कर सकता है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, यानी समाधान कर सकता है। इफ एवरी प्लेयर रिस्पेक्ट फेयर प्ले देन ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग कैन बी सॉल्व। अगर सारे खिलाड़ी जो है फेयर प्ले यानी अच्छे से खेलने का सम्मान करे तो सारी गलतफहमी दूर हो सकती है। अगर सारे प्लेयर्स अच्छे से खेलेंगे, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट रखेंगे, गेम के रूल्स के प्रति रेस्पेक्ट रखेंगे, तो सारी गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग यानी जो गलतफहमी होगी वो दूर हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू नो ड्यूरिंग द गोल्डन ईरा यानी सुनहरे युग के दौरान इंडिया प्लेड 24 ओलंपिक मैचेस, वॉन ऑल 24। तो जब सुनहरे युग के दौरान, यानी कि सुनहरा युग कब से था, 1928 टू 1956, ये हॉकी का सुनहरा युग था। अब यहाँ पर किसका सुनहरा युग है उसके बारे में नहीं बताया गया। ड्यूरिंग द गोल्डन ईरा इंडिया प्लेड 24 ओलंपिक मैचेस। तो इंडिया ने कुल मिला के जो है 24 ओलंपिक के मैच खेले थे और सारे के सारे 24 जीते थे। स्कोर 78 गोल्स, और उनका स्कोर क्या होता, 78 गोल्स, एंड कंसिडर्ड ओनली 7 गोल्स, और जो है केवल 7 गोल स्वीकार किए थे। तो आज की क्लास में अपन ने ये पढ़ा है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैव बीन पॉपुलर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो ये कह रहा है कि अपनी कंट्री में जो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के गेम्स जो होते हैं वो पॉपुलर होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। फिल इन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर स्टेट। अब आपको आपके स्टेट के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करके लिखनी है। ट्रेडिशनल गेम या स्पोर्ट ऑफ योर स्टेट, यानी आपके राज्य में जो है खेला जाने वाला पारंपरिक गेम कौन सा है उसके बारे में आपको लिखना है। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, यानी उस गेम को खेलने में क्या क्या लगता है, कौन कौन सा सामान चाहिए होता है, वो आपको लिखना है। प्रेजेंट फेवरेट गेम स्पोर्ट्स ऑफ योर स्टेट, यानी आपके राज्य का अभी पसंदीदा गेम कौन सा है, और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, और उस गेम को खेलने में कौन कौन सा सामान चाहिए होता है उसके बारे में लिखना है। जैसे अगर आपके स्टेट में कोई क्रिकेट खेलना चाहता है तो अपन स्टैम्प लिखेंगे, है ना, ग्लव्स लिखेंगे, बॉल लिखेंगे, बैट लिखेंगे। तो आपका जो स्टेट है वहां पर कौन सा गेम अभी लोग पसंद कर रहे हैं उसके बारे में लिखना है, और कौन कौन सा सामान चाहिए होता है, यानी उस गेम को खेलने में कौन कौन सा सामान लगता है उसके बारे में लिखना है। और आपके स्टेट का जो ट्रेडिशनल गेम है वो कौन सा है, उसके खेलने में क्या क्या लगता है वो यहाँ पर लिखना है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। आज की क्लास में सबसे पहले अपन ने देखा खो खो गेम के रूल्स, यानी खो खो का गेम किस तरह से खेला जाता है, इसके रूल्स पढ़े। उसके साथ स्कूल्स में कौन कौन से गेम खेले जाते हैं, हॉकी का गेम क्या है, और फन और फाइट टू प्ले, जब अपन साथ में खेलते हैं तो किस तरह से लड़ाई हो जाती है और लड़ाई को किस तरीके से सुलझाया जा सकता है, ये पढ़ा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बाकी का जो चैप्टर होगा उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।